हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 आवर इन्वायरमेंट का ई पार्ट करेंगे। बच्चों, ई पार्ट में हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, हमें उनके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑटोट्रोप्स और हेटेरोट्रोप्स के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो बच्चों, इसके आंसर में हम पहले ऑटोट्रोप्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हेटेरोट्रोप्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ऑटोट्रोप्स को डिफाइन करेंगे। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड और ग्लूकोज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोप्स। इसका मतलब हुआ कि हरे पौधे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं या प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऑटोट्रोप जो वर्ड है उसमें ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोप का मतलब होता है फूड। तो बच्चों यहाँ पर हमें नाम से भी पता चल रहा है कि जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम हेटेरोट्रोप्स को डिफाइन करेंगे। तो हेटेरोट्रोप्स क्या होते हैं? दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेटेरोट्रोप्स। इसका मतलब हुआ कि जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं उनको हम हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं या कंज्यूमर बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हेटेरोट्रोप में हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रोप्स का मतलब होता है फूड। इसका मतलब हुआ कि जो फूड के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे उनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोप्स। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट, जिसमें हमें डीकम्पोजर और स्क्वेंजर के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम ए पार्ट की तरह ही पहले डीकम्पोजर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्क्वेंजर को डिफाइन करेंगे। तो बच्चों डीकम्पोजर क्या होता है? देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डेराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर। इसका मतलब हुआ बच्चों कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड मरे हुए जानवरों या प्लांट्स से प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर। और इसका एग्जाम्पल है फंगी और बैक्टीरिया। और नेक्स्ट हम ड्राइव करेंगे स्क्वेंजर को। तो स्क्वेंजर क्या होते हैं बच्चों? दे कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्क्वेंजर। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज जो होती हैं एनिमल की उनको कंज्यूम कर लेते हैं उनको हम स्क्वेंजर बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आएगा क्रो और जैकल। इसका मतलब हुआ बच्चों कि क्रो और जैकल जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एनिमल की डेड बॉडी को कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बीच में डिफरेंस पूछा है और हमें ये भी बोला गया है कि हमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का एक एक एग्जाम्पल भी बताना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में भी हम पहले बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को डिफाइन करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है बच्चों? दीज आर द मटेरियल्स विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ बच्चों कि बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होते हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा सके। या बच्चों सिंपल शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हैं वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से आसानी से सड़ गल जाते हैं। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल आएगा पेपर एंड क्लॉथ। इसका मतलब पेपर और क्लॉथ जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होंगे। तो नेक्स्ट बच्चों हम डिफाइन करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं? These are the material which cannot be broken down into simpler substances by microorganism। इसका मतलब हुआ बच्चों कि नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो हैं वो ऐसे मटेरियल होंगे जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ना किया जा सके या ब्रोकन डाउन ना किया जा सके, उनको हम बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल।
तो बच्चों इसका एग्जाम्पल आएगा प्लास्टिक। इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक जो है बच्चों वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। बच्चों आपने देखा ही होगा कि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट में ईजिली नहीं सड़ गल पाता है, इसीलिए बच्चों इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल टर्न आउट टू बी यूजफुल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है कि जो डेड एनिमल्स की डिकम्पोजिशन है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा द डेड एनिमल्स डिकम्पोज्ड इनटू मिनरल्स। इसका मतलब हुआ कि जो डेड एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज होने के बाद में मिनरल्स में बदल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, दीज मिनरल गेट मिक्सड अप विद द सोइल एंड अगेन यूज बाय द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। और फिर बच्चों वो जो मिनरल्स हैं वो फिर से सोइल में मिक्सड अप हो जाएंगे और फिर प्लांट्स के द्वारा उनकी ग्रोथ के लिए यूज़ कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों जो डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स है वो यूज़फुल हो सकती है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ए रे ऑफ होप फॉर द ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन सिटीज़। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो शहरों में जो पानी की समस्या है उसके लिए कैसे एक उम्मीद की तरह है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए वे थ्रू विच वी कैन सेव ए लॉट ऑफ रेन वाटर विच आर वेस्टेड ड्यूरिंग द रेन। बच्चों इसका मतलब हुआ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप बारिश के पानी को इकट्ठा कर लेते हो जो आमतौर पर वेस्ट हो जाता है बारिश के समय में। इट फुलफिल द नीड ऑफ वाटर फॉर हाउस होल्ड यूज़। और फिर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसी पानी को अपने घर की जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग समर टाइम देयर आर सम सिटीज़ वेयर द वाटर लेवल इज़ वेरी लेस और इन ड्राफ्ट वेयर वी नीड वाटर। और बच्चों फिर समर टाइम मतलब गर्मियों के टाइम में क्या होता है, कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या वहाँ पर ड्राफ्ट मतलब सूखा पड़ जाता है। तो दैट्स वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ ए रे ऑफ होप फॉर द ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द सिटीज़। तो इसीलिए बच्चों जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो एक उम्मीद की तरह है उन शहरों के लिए जहाँ पर गर्मियों में जो पानी का लेवल है वो कम हो जाता है। और वैसे भी बच्चों अगर हम पहले से ही पानी को सेव करके रखेंगे तो पानी की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू बफेलोज कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि बफेलोज जो हैं वो समर टाइम में खुद को पानी से क्यों ठंडा रखती हैं। बच्चों आपने देखा ही होगा कि गर्मियों के सीज़न में जो बफेलोज होती हैं वो पानी में बैठी रहती हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बफेलोज का ऐसा करने की क्या वजह होती है वही पूछी है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा बफेलोज हैव ब्लैक कलर्ड स्किन विच इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ सनलाइट एंड दे हैव नो स्वेट ग्लैंड। बच्चों इसका मतलब हुआ कि बफेलोज जो होती हैं उनकी ब्लैक कलर की स्किन होती है जो कि सनलाइट को बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और बफेलोज के अंदर में स्वेट ग्लैंड जो है वो भी नहीं होता है। सो दे फील वेरी हॉट, इसीलिए उनको बड़ी ज़्यादा गर्मी फील होती है। टू गेट देम सेल्फ कूलर दे गेट इनटू वाटर। इसीलिए बच्चों बफेलोज जो हैं वो खुद को ठंडा रखने के लिए पानी में चली जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ ए डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक ऐसी डायग्राम बनाने को बोला है जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में रिलेशन को बताती हो। तो बच्चों यहाँ पर आप आंसर में इसकी डायग्राम देख पा रहे होंगे। बच्चों यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो सबसे नीचे लिखा गया है सॉइल जो कि एक एबायोटिक कंपोनेंट है और फिर सॉइल को लिंक किया गया है ग्रीन प्लांट्स के साथ
जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट है। इसका मतलब हुआ कि सॉइल में जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स होंगे और फिर उन ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स जो हैं वो कंज्यूम कर लेंगे और एनिमल जो हैं वो अगेन एक बायोटिक कंपोनेंट हैं। और बच्चों फिर उसके बाद क्या होगा, जब ग्रीन प्लांट्स को एनिमल कंज्यूम कर लेंगे तो वो डेड प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और सिमिलरली जो एनिमल्स हैं वो भी कभी ना कभी डेड हो जाएंगे, कभी ना कभी मर जाएंगे। तो इसीलिए बच्चों एनिमल्स और ग्रीन प्लांट्स को जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में लिंक किया गया है। और फिर बच्चों उसके बाद क्या होगा, ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे माइक्रोब की हेल्प से और फिर उनका मिनरल्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे ये जो मिनरल है ये अगेन एक एबायोटिक कंपोनेंट बन जाएगा और फिर यही मिनरल्स फिर से सॉइल में मिक्सअप हो जाएंगे और सॉइल जो है वो एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इस पूरे प्रोसेस में देखा कि पहले सॉइल जो थी वो एबायोटिक कंपोनेंट थी, उसमें कुछ बायोटिक कंपोनेंट आए और फिर बच्चों जब ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि वो सारे जो बायोटिक कंपोनेंट थे वो फिर से मिनरल्स की फॉर्म में सॉइल में ही मिक्सड अप हो गए। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सारा प्रोसेस था यही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है।